हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, हम यहाँ पे कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की भारत दृष्टि। तो दोस्तों, इसमें जो है हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 18, जो कि है हमारा उद्योग, जिसका एक पार्ट आ चुका है। अभी हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो गाइज, यहाँ पे जो पार्ट 2 हम करेंगे उसमें कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर। चलिए दोस्तों, एक बार हम क्या करते हैं, एक बार सिलेबस देख लेते हैं यहाँ पे। तो गाइज, यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1 से हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 ये सारे हम कर चुके हैं गाइस। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 18 पे, जो कि है उद्योग। एक पार्ट इसका हो चुका है, एक पार्ट और इसका बचा है। काफ़ी बड़ा चैप्टर था। उसके बाद गाइस, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 29 चैप्टर्स हैं, जो कि धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे गाइस। तो एक और चीज़ है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, ठीक है। अगर आपको कुछ कमेंट कुछ सजेस्ट करना है तो कमेंट करिए गाइस। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी करिए, ठीक है। और अगर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए, इस पर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को गाइस। तो फर्स्ट पार्ट में ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं दोस्तों। चलिए, अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे जो है सेकंड पार्ट में हमारा ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो हो जाएगा फिनिश। गाइस, यहाँ पे लिखा है कि हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड। तो यहाँ लिखा है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की जो सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड की स्थापना कब होती है? 1983 में होती है, और ये जो है रुद्रारम, ठीक है, जिला क्या है, मेडक, तेलंगाना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि असम गैस क्रैकर परियोजना ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड। तो ये जो है, यानी कि इसमें है केंद्र सरकार, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू और ऑल असम गण परिषद यानी कि AAGP के बीच समझौते के फलस्वरूप 1985 में क्या होता है, असम में गैस क्रैकर परियोजना आरंभ की जाती है। और जो इसमें लिखा है AGCP को क्या है, वर्ष 2016 में देश को समर्पित किया गया था। फिर लिखा है केंद्रीय प्लास्टिक एवं औद्योगिक संस्थान। तो केंद्रीय प्लास्टिक एवं प्रौद्योगिकी औद्योगिक नहीं, प्रौद्योगिकी संस्थान क्या है, ISO 9001 2008 क्या QMS ISO और आपका गाइस IEC 17025 ISO IEC 17020 प्रमाणन वाला उत्कृष्ट प्लास्टिक संस्थान है, जो रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के अंतर्गत आता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1968 में की गई है। अब है औषधि क्षेत्र। तो रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग वर्ष 1989 तक उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता था, ठीक है। इसके बाद इसे पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। फिर वर्ष 1991 में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। ये विभाग रसायन, पेट्रो रसायन, दवा उद्योग क्षेत्र के नियोजन, विकास और नियमन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। फिर औषधि मूल्य निर्धारण नीति। तो इसमें लिखा है राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण नीति 2012 वर्ष 2012 में अधिसूचित की गई थी, जिसका उद्देश्य उचित मूल्यों पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचा बनाना था। और 2012 को लागू करने के लिए वर्ष 2013 में एक नया क्या ड्रग्स मूल्य नियंत्रण ऑर्डर अधिसूचित किया गया, ताकि आवश्यक दवाओं की जो है राष्ट्रीय सूची वर्ष 2011 के अनुसार विशिष्ट खुराकों और शक्तियों के मूल्य नियंत्रण किया जा सके। फिर क्या चिकित्सा उपकरण उद्योग। तो चिकित्सा उपकरण उद्योग एक विविध उत्पादों वाला उद्योग है, जो विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाता है। तो भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग करीब 70% तक आयात पर निर्भर है। तो यह प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, लिखा है जन औषधि योजना वर्ष 2008 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य बिक्री केंद्रों के माध्यम से जेनेरिक दवाइयाँ किफ़ायती कीमतों पर बेचना था। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पहला जन औषधि स्टोर वर्ष 2008 में अमृतसर, पंजाब में खोला गया था। इस योजना का मूल लक्ष्य देश के हर जिले में जन औषधि स्टोर खोलना था। हाल ही में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का जो नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कर दिया गया। फिर आगे गई यहाँ पे क्या लिखा है, इंडियन ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो भारतीय ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना कब होती है? 1961 में होती है, और जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आवश्यक
जीवन रक्षक दवाओं में आत्मनिर्भरता हासिल करना। हालांकि ये भारत में ही बने ऐसा कुछ। तो इसमें लिखा है कंपनी के पास इस समय क्या है 3 विनिर्माण इकाइयाँ हैं। कहाँ कहाँ? ऋषिकेश उत्तराखंड में, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, फिर है गुड़गांव हरियाणा में। फिर लिखा है इसमें IDPL के पास 2 संयुक्त उपक्रम हैं। तो IDPL की पूर्ण स्वामित्व वाली 2 सहायक कंपनियां, जिसके नाम क्या है गाइस? IDPL लिमिटेड चेन्नई तमिलनाडु, दूसरा है मुजफ्फरपुर बिहार में ड्रग्स एवं और जो है ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। फिर गाइस यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं, एक बार नीचे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार नेक्स्ट पेज पे देखते हैं गाइस। ओके, चलिए यहाँ पे इस बॉक्स में क्या लिखा है हम देखते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2019। तो अक्टूबर 2019 में जेनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2019 जो है प्रकाशित किया गया, यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019। तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रस्तुत वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 4.0 में जो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस के कुल 12 स्तंभों यानी कि पैमानों के भारत औसत के आधार पर 141 देशों अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो इस सूचकांक में भारत को कितने 86वां स्थान मिला है, जबकि सूचकांक में शीर्ष स्थान किसको मिला है गाइस? सिंगापुर को। ठीक है, अब लिखा है इस सूचकांक में 0 से लेकर 100 तक अंक दिए गए हैं, और अगर हम बात करें 100 की तो वो सर्वोच्चतम होगा और 0 होगा वो न्यूनतम होगा। ठीक है, फिर लिखा है रिपोर्ट में प्रस्तुत वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 4.0 2019 के तहत सिंगापुर को शीर्ष स्थान यानी इसको जो अंक मिले वो मिले हैं 84.8, और दूसरे स्थान पे कौन आता है? USA यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और इसको कितने अंक मिले हैं? 83.7। और तीसरे नंबर पे आता है गाइस हांगकांग, 4th नंबर पे आता है आपका नीदरलैंड, 5वें पे आता है स्विट्जरलैंड। ठीक है, आप अंक इसके देख लीजिएगा। फिर इसमें लिखा है सूचकांक के भारत का स्थान कितना है? 86 है, और गाइस भारत का जो को अंक मिले हैं वो मिले हैं 61.4। ठीक है, 2018 के मुकाबले अगर हम भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो ये 10 अंकों की इसमें गिरावट देखी गई है, यानी कुछ पहले होगी 71 के आसपास होगी, जो अब हो गई है आपकी 61, जो कि हो गया है गड़बड़ खराब। तो भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो भारत की तो देखिए 86 है, श्रीलंका की है आपका 84 जो कि कम बेकार है भारत से। ठीक है, बांग्लादेश 105 है, पाकिस्तान 110 है गाइस, नेपाल 108 है। ठीक है, ये सारे हैं। तो भारत की इन सब में सबसे सही है। और ब्रिक्स देशों की अगर बात करें तो गाइस चाइना की भारत से अच्छी है 28, फिर उसके बाद रशिया की भी हमारी अच्छी है 43, भारत की है 86, दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वो भी अच्छी है, एंड ब्राज़ील की बात करते हैं तो वैसे ब्राज़ील की जो है आपकी बेकार है जो कि है 71। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कुछ भारत दूसरा सर्वाधिक कच्चा इस्पात उत्पादक देश है, इस्पात उत्पादक देश है, दूसरे सेकंड नंबर पे आता है गाइस भारत। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है 26 जनवरी 2021 को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक कच्चा इस्पात उत्पादन में वर्ष 2020 में 0.9% की गिरावट आई है। ठीक है, तो WSA की द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ष 2020 में कितना है? 1864 मिलियन टन रहा, और 2019 में गाइस इसकी तुलना में जो है कमी कितने की आई है? 0.9% की कमी आई है। 2020 में कच्चे इस्पात का उत्पादन जो है अगर हम बात करें चीन में तो वो है 1053 मिलियन टन है। ठीक है, और ये किस पे है? शीर्ष पर है। फिर लिखा है यह विगत वर्ष की तुलना में 5.2% अधिक है, यानी कि पहले इससे पहले जो था उससे अब जो है 5.2% अधिक है। चाइना की बात हो रही है। 2019 में चीन द्वारा कुल जो है इतना उत्पादन हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या है? इतने की वृद्धि हुई तो कितना हो गया आपका? 1053 हो गया। ठीक है, अब लिखा है 2020 में कच्चे इस्पात यानी कि कच्चे इस्पात मतलब स्टील, तो स्टील के उत्पादन में भारत कुल 99.6 मिलियन टन उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पे। तो गाइस अगर हम बात करें चाइना की कितनी है तो चाइना की है 1053, और भारत की कितनी होगी आपकी? 99.9 मिलियन टन उत्पादन के साथ ये भारत जो है दूसरे स्थान पर है। अब आगे बढ़ते हैं तो उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में कच्चे इस्पात यानी कि स्टील के उत्पादन में जापान दूसरे स्थान पर था, यानी कि 2017 में। ठीक है, और यहाँ भारत जो है 2017 में तीसरे स्थान पर था। अब लिखते हैं भारत के मौजूदा उत्पादन में 2019 की तुलना में जो है 10% की कमी आई है, मतलब कि 2019 की तुलना में 2020 में 10.6% की कमी आई है। तो 2020 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में जापान 83.2 मिलियन टन के साथ कितना है गाइस? तीसरे नंबर पे है, और 2019 में
16.2% की कमी दर्शाता है। मतलब 2019 में इसका भी जाता था, जो 2020 में 16.2% की कमी हो गई है इसमें भी, जापान में भी। तो वैसे यहाँ लिखा है 2020 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में अगर हम रशिया की बात करें तो 73.4 मिलियन टन, ठीक है, ये 4th नंबर पे हो गया। और इसमें क्या है, जबकि यहाँ पे लिखा है 72.7 मिलियन टन उत्पादन के साथ जो है अमेरिका 5वें नंबर पे हो गया। तो गैस फर्स्ट नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे आपका है भारत, और तीसरे नंबर पे है आपका गैस देखिए गैस चौथे नंबर पे यहाँ पे लिखा है रशिया, तीसरे नंबर पे है जापान, और 5वें नंबर पे गैस है अमेरिका। लिखा है इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार जो है भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत जो है 2013-14 के 59 किलोग्राम से बढ़कर कितनी हो गई है, 17-18 में 69 किलोग्राम हो गई है। जबकि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार 2017 में भारत में तैयार इस्पात के प्रति व्यक्ति खपत जो है आपकी कितनी 66.2 किलोग्राम है, जो प्रति व्यक्ति वैश्विक औसत का कितना 212.3 किलोग्राम से काफ़ी कम है। मतलब अगर हम वैश्विक औसत की बात करें तो कितनी है 212, मतलब 212.3 किलोग्राम है, जो कि भारत की अगर हम बात करें तो 66.2 है, जो कि काफ़ी कम है खपत, प्रति व्यक्ति खपत। तो भारत में इस्पात उत्पादन की जो क्षमता है 2012-13 में 97 मिलियन टन थी, और 17-18 में गई 138 मिलियन टन हो गई। फिर लिखा है 50% से ज़्यादा इस्पात का उत्पादन द्वितीयक क्षेत्र में है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र कौन सा होता है गाइस, औद्योगिक क्षेत्र। फिर इसमें लिखा है इस्पात मंत्रालय भारत सरकार ने भारत में इस्पात की खपत को बढ़ाने के लिए माई GOV गवर्नमेंट, मतलब होता है माई गवर्नमेंट, ठीक है, माई GOV मंच का उपयोग विचारों को इकट्ठा करने के लिए किया है। वर्तमान समय में भारत स्पंज आयरन का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किसका, स्पंज आयरन का फर्स्ट नंबर पे है भारत। तो भारत वर्ष 2017 में विश्व में तैयार इस्पात की तीसरी सबसे बड़ा क्या है गाइस, उपभोक्ता है। तो भारत विगत 2 वर्षों में तैयार इस्पात का शुद्ध निर्यातक देश रहा है। और भारतीय इस्पात नीति 2017 में देश की वर्तमान इस्पात उत्पादन क्षमता 138 मिलियन टन को 2030-31 तक बढ़ाकर क्या है 300 मिलियन टन करने की जो है परिकल्पना की गई है। तो वैसे यहाँ पे लिखा है वर्ष 2019-2020 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत तथा अन्य देशों का हिस्सा। तो 2019 की बात करते हैं, यहाँ पे हम 2020 की बात करेंगे यहाँ, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें हिस्से की बात करें तो गाइस ये देखिए आपका पूरा चाइना का है, जो कि है 53%, 19 में था। अब जो 20 में है वो हो गया आपका 56.5% हो गया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे तो देखिए यहाँ पे है चाइना ही है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे देखिए गाइस ये बन रहा है आपका, ओके। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या है आपका शेष विश्व में ये लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे भारत की अगर हम बात करें तो भारत का देखिए लिखा है 5.9%, और 2020 में जो कि कम हो गया, अब यहाँ पे हो गया 5.3%, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5.3% था जापान का, यहाँ पे लिखा है 4.5%, यानी कि 2020 में, जो कि कम हुआ है, ठीक है। गाइस यहाँ पे एक हम बात करेंगे अब रशिया की 3.8% 2019, 3.9% 2020। यूएसए की बात करें तो 4.7% 2019 में, और यूएसए 3.9% हो गया आपका 2020 में, ठीक है। बाकी आप गाइस देख लीजिए एक बार। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो लिखा है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड पहले क्या है निजी क्षेत्र की एक क्या है बीमार कंपनी थी, मतलब बेकार, जिसका नाम क्या है केमिकल एंड जो फार्मास्यूटिकल वर्कर्स था। वर्ष 1961 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स के नाम से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई, यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई है। फिर इसमें लिखा है कंपनी की 4 विनिर्माण इकाई क्या, मणिकलाल कोलकाता, उत्तरी 24 परगना पश्चिम बंगाल, उत्तरी 24 परगना पश्चिम बंगाल, मुंबई महाराष्ट्र और कानपुर उत्तर प्रदेश में है। फिर हम बात करेंगे खदान और खनिज की। तो इसमें लिखा है खान मंत्रालय प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, परमाणु खनिजों के अतिरिक्त सभी खनिजों के सर्वेक्षण और उत्खनन के लिए क्या है जिम्मेदार है। मंत्रालय एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, सीसा, सोना, निकेल जैसे अलौह धातुओं की खानों को खोज और उत्खनन से संबद्ध है। फिर इसमें लिखा है कि खनिज कानून और सुधार, तो खानों और खनिजों के विकास और विनियमन के लिए क्या है केंद्रीय कानून खान और खनिज विकास और नियमन अधिनियम
1957 है, जो कि 1958 में लागू होता है। तो यहाँ लिखा है MMDR की धारा 13 प्रमुख खनिजों को खनिज छूट देने के लिए विनियमन संबंधी कानून बनाने का अधिकार जो है सरकार को देती है। फिर लिखा है राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति। तो सरकार ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति 2016 बनाई है। तो लिखा है NMEP का मुख्य लक्ष्य निजी क्षेत्रों की बढ़ी हुई भागीदारी के जरिए देश में खनिजों के अन्वेषण को तेज करना है। फिर लिखा है खदानों की स्टॉक रेटिंग। तो खान मंत्रालय ने स्थायी विकास ढांचा लागू करने के लिए वर्ष 2016 में खदानों खनन पट्टों की स्टार रेटिंग की योजना शुरू की। तो नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे लिखा है बॉक्साइट। तो यहाँ लिखा है संयुक्त राष्ट्र प्रारूप वर्गीकरण, ठीक है, के मुताबिक भारत में बॉक्साइट का कुल संसाधन कितना है? 38,970 लाख टन है। तो इन संसाधनों में आपका 6,560 लाख टन भंडार और 32,400 लाख टन शेष क्या है संसाधन शामिल है। फिर लिखा है राज्यों के अनुसार अकेले ओडिशा में जो है देश के कुल बॉक्साइट का 51% जो है संसाधन है, और जिसके बाद क्या है आंध्र प्रदेश में 16 और गुजरात में 9 और झारखंड में 6, महाराष्ट्र में 5 और छत्तीसगढ़ में। तो गैस यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लिखा है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, सॉरी गैस यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। तो छत्तीसगढ़ और जो MP है वहाँ लिखा है आपका 4%, ठीक है, का स्थान है। तो गैस आगे क्या लिखा है यहाँ पे देख लेते हैं। अब लौह अयस्क की यहाँ पे बात करते हैं। तो लिखा है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क है, और लगभग 59% जो है हेमेटाइट अयस्क के भंडार जो है पूर्वी सेक्टर में पाए जाते हैं, और लगभग 92% जो है मैग्नेटाइट अयस्क के भंडार कहाँ आपको दक्षिण सेक्टर में मिलेंगे, विशेषकर कहाँ मिलेंगे? कर्नाटका में मिलेंगे। तो UNFC प्रणाली के मुताबिक 2015 में हेमेटाइट का कुल संसाधन कितना है गाइस? इतना है, यानी कि 2,24,870 लाख टन होने का अनुमान था, ठीक है। इसमें से इतना जो है इतने लाख यानी 54,420 लाख टन यानी कि 24% और आरक्षित श्रेणी में है, और शेष जो है आपका किस में है? आपका संसाधन की श्रेणी में है, यानी कि 76%। फिर लिखा हेमेटाइट के बड़े संसाधन ओडिशा में स्थित है, और जो अनुमानित 75,000 के अप्रॉक्स हैं, मतलब 34%, और इसके बाद झारखंड में है 24%, छत्तीसगढ़ में 22%, कर्नाटका 11%, गोवा जो है 5% का स्थान आता है। फिर यहाँ लिखा है UNFC प्रणाली के अनुसार 2015 में मैग्नेटाइट का कुल संसाधन यानी कि आपका हो गया यहाँ पे, तो कैसे कितना है आपका 1,07,890 लाख टन था, जिसमें आरक्षित का जो है आरक्षित का हिस्सा केवल कितना है? 530 लाख टन है, जबकि जो बाकी है वो आपका शेष संसाधन में रखा गया है, ठीक है। फिर इसमें लिखा भारत के 96% मैग्नेटाइट संसाधन 4 राज्यों में, यानी कि कर्नाटका में है 72%, आंध्र प्रदेश 13%, राजस्थान 6%, तमिलनाडु 4%, सॉरी 5% है गाइस। तो गाइस यहाँ पे भारत में प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र, तो गाइस एक यहाँ लिखा है गढ़वाल, जो कि आपको मिलेगा उत्तराखंड में मिलेगा, जयपुर आपको मिलेगा राजस्थान में। तो गाइस हम बात किसकी कर रहे हैं? लौह अयस्क की बात चलिए यहाँ पे। फिर आपको यहाँ मिलेगा हजारीबाग है, गुरु महिसानी है आपका, मयूरभंज है, क्योंझर है आपका, सिंहभूमि, रांची, पलामू, सुंदरगढ़, रायपुर, कटक, कोरापुट, दुर्ग है, बेलाडीला है, चंद्रपुर है, भंडारा है, बालाघाट, जबलपुर आपका दोनों के कहाँ MP में है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, सिंधुदुर्ग आपका महाराष्ट्र में है, धारवाड़ कर्नाटका में है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है बेल्लारी उत्तर कन्नड़, शिमोगा, कुंद्रेमुख, चित्रदुर्ग और आपका है केम्मनगुंडी, ये सारे आपके कर्नाटका के हैं गाइस। यहाँ पे है कुन्नुल है, एक है गुंटूर आंध्र प्रदेश, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, मदुरै तमिलनाडु, ठीक है गाइस। चलिए यहाँ से अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं गाइस। तो यहाँ लिखा है क्रोमाइट। तो क्रोमाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है संयुक्त राष्ट्र प्रारूप वर्गीकरण प्रणाली के मुताबिक वर्ष 2015 में क्रोमाइट का कुल संसाधन करीब कितना है? 3,440 लाख टन होने का अनुमान था, जिसमें से 1,020 लाख टन भंडार और मतलब 30% भंडार है, और आपका 70% जो है शेष संसाधन है, ठीक है। फिर क्रोमाइट के करीब 96% संसाधन ओडिशा में है, और ज़्यादातर कहाँ है? जाजपुर और कहाँ पे? क्योंझर जिले में सुंकीदा घाटी में स्थित है, और छोटे भंडार कहाँ? मणिपुर है, नागालैंड में, कर्नाटका, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बिखरे हुए हैं। फिर बात करेंगे तांबा की।
तो वर्ष 2015 में तांबे के अयस्क का कुल संसाधन यानी कि 15,115 लाख टन है, और जिसमें करीब जो है 121.6 लाख टन जो है तांबा धातु है, जिसमें से 2077 लाख टन यानी कि 13.74% जो है आरक्षित श्रेणी में है। बाकी जो है आपका किस में है, यानी कि 27.30 लाख टन जो है तांबा है। ठीक है, करीब, जिसमें से करीब इतना तांबा है 27.30 लाख टन। ठीक है, अब शेष इसने बोला कि आपका 13,3730 लाख टन शेष संसाधन है, जिसमें 94.24 लाख टन क्या है तांबा है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा यानी कि 54% तांबे का अयस्क है, और जिसमें जो है 44.80 लाख टन तांबा है। ठीक है, मतलब तांबे का अयस्क है और उसमें अयस्क से ही तो गाइस तांबा निकलेगा। तो 44 लाख टन कितना है, क्या है तांबा है, कितने में से 8,133 लाख टन में से। फिर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो गाइस यहाँ पे है 2,834 लाख टन अयस्क है। ठीक है, यानी कि 19%, और इसमें से जो तांबा है वो कितना है आपका 34 लाख टन के आसपास। फिर झारखंड की अगर बात करें तो गाइस जो अगर हम अयस्क की बात करें 20% है, तो यहाँ पे है 2,953 लाख टन है, जिसमें से तांबा कितना है आपका 32 लाख टन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सोना, लिखा है UNFC प्रणाली के अनुसार 2015 में सोने का कुल संसाधन देश में कितना है, 5,000 के आसपास है लाख टन, और इसमें से जो है 172 लाख टन आरक्षित श्रेणी में रखा है, और शेष कितना है 5,107 मतलब 107 लाख टन शेष संसाधन की श्रेणी में है। फिर लिखा है रायवार सोने के अयस्क का सबसे बड़ा संसाधन बिहार यानी कि 44% है, और जिसके बाद क्या है राजस्थान आता है 25% के साथ, फिर कर्नाटका 21%, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश आपका 3%, और तेलंगाना मध्य प्रदेश 2% का नंबर आता है इसके बाद। ठीक है गाइस, फिर लिखा है मैग्नीज अयस्क की बात करते हैं। तो UNFC प्रणाली के अनुसार देश में 2015 में मैगजीन का जो कुल संसाधन है वो है 4,960 लाख टन, जिसमें इसमें से गाइस यहाँ पे लिखा है, इसमें से आपका 940 लाख टन को आरक्षित श्रेणी में रखा गया है, और बाकी जो है आपका 4,020 लाख टन जो है शेष की श्रेणी में है। फिर आता है आपका निकिल। तो गाइस निकिल की अगर हम 2015 की बात करते हैं, कुल संसाधन हो गया 1890 लाख टन है, और करीब जो है 92% यानी कि 1,750 लाख टन अकेले क्या है उड़ीसा में आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी 8% आपको झारखंड में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, नागालैंड में मिलेगा 90 लाख टन, और फिर 50 लाख टन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हीरा। तो वर्तमान में अगर हम भारत में हीरे के खानों के 4 क्षेत्र मतलब भारत में क्या है 4 क्षेत्रों में बांटा गया है इसकी खानों को हीरे की। आंध्र प्रदेश का दक्षिण भारतीय क्षेत्र, जिसमें क्या आता है अनंतपुर, फिर है कडप्पा, गुंटूर, कृष्णा, कुर्नूल जिले, और तेलंगाना महबूब नगर जिले के हिस्से आते हैं। और दूसरा लिखा है मध्य प्रदेश का मध्य भारतीय क्षेत्र, जिसमें पन्ना इलाका आता है, छतरपुर आता है, छतरपुर जिला आता है। तीसरे में है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में क्या लिखा है बहरादी कोडावली क्षेत्र, और बस्तर जिले में क्या है टोकापाल और डूगापाल आदि क्षेत्र। ठीक है, मुख्य रूप से जो है उड़ीसा का पूर्वी भारतीय क्षेत्र जो महानदी और गोदावरी घाटी के बीच पड़ता है। फिर लिखा गया यहाँ पे UNFC प्रणाली के अनुसार 2015 में भारत में हीरे के कुल संसाधन करीब कितने हैं 318 लाख कैरेट था, जिसमें से 96 लाख कैरेट जो है को आरक्षित श्रेणी में रखा गया है, और 308 लाख कैरेट शेष श्रेणी में रखा गया है। फिर इसमें लिखा है राज्यों में मध्य प्रदेश में अकेले क्या है 90% संसाधन है, और इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे आंध्र, फिर थर्ड नंबर पे है छत्तीसगढ़। फिर लिखा है फ्लोर स्पार। तो गाइस UNFCCC प्रणाली के अनुसार 2015 में फ्लोर स्पार का कुल संसाधन कितना है 188 लाख टन, और इसमें से 2.9 लाख टन आरक्षित श्रेणी में आता है, और राज्यों के हिसाब से गुजरात में 120 लाख टन के कुल संसाधन का 66% हिस्सा है, और उसके बाद किसका आता है राजस्थान है गाइस 29% के संग, फिर आता है आपका छत्तीसगढ़ 3% के साथ, और उसके बाद महाराष्ट्र आता है 2% के साथ। फिर लिखा है जिप्सम। तो जिप्सम की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे कुल संसाधन कितना लिखा है 13,300 लाख टन, जिसमें से 370 जो है आपका आरक्षित श्रेणी में है, और बाकी का जो है वो आपका शेष श्रेणी में आता है। और फिर राज्यवार देखा जाए तो अकेले जो है 80% किसके पास है राजस्थान के पास है, और 13% किसके पास है गाइस जम्मू कश्मीर के पास है। फिर हम बात करेंगे ग्रेफाइट की। तो इसमें लिखा है कि
अगर हम कुल संसाधन की बात करें तो 1948 लाख टन यानी कि 1948 लाख टन है, और जिसमें से आपका आरक्षित श्रेणी में आता है 79.60 लाख टन आता है, और शेष श्रेणी में आता है आपका 1868 आता है। अब फिर कुल संसाधन का जो है आपका 37% कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और उसके बाद हम बात करें तो 32 के संग आपका जम्मू कश्मीर आता है, 10% के संग उड़ीसा आता है, 9% के संग झारखंड, तमिलनाडु 4% के साथ आता है। लेकिन भंडार के मामले में जो है झारखंड 52% के साथ पहले स्थान पे है, और इसके बाद 41% के संग कौन आता है, तमिलनाडु आता है। फिर चूना पत्थर की बात करते हैं तो कैसे इसमें फिर कुल संसाधन की बात करते हैं तो कुछ ये रहा आपका कुल संसाधन, यानी कि कुछ आपका है यहाँ पे 20,32,250 लाख टन है, जिसमें 27% जो है कर्नाटका सबसे ऊपर नंबर पे है। फिर आंध्र प्रदेश और राजस्थान है जो कि 12% के साथ है, गुजरात 10, और मेघालय में 9%, और तेलंगाना में 8%, और छत्तीसगढ़ में 5%। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है अभ्रक, तो ये रहा आपका कुल संसाधन है, यानी कि 63,53,020 लाख टन। ठीक है, आंध्र प्रदेश 40% संसाधन के साथ सबसे ऊपर है। उसके बाद आता है राजस्थान गाइस 28% के संग, फिर आता है उड़ीसा 16, महाराष्ट्र 13, बिहार 2, और शेष जो है 1% से भी कम झारखंड और तेलंगाना में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिखा है मैग्नेसाइट की अगर हम बात करें तो कुल भंडार की अगर हम बात करते हैं तो गाइस ये है आपका कुल भंडार, और उत्तराखंड में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा 59%, तमिलनाडु में 25%, और फिर आता है राजस्थान जो कि 14% के साथ है। फिर लिखा है फॉस्फोरस खनिज, तो गाइस इसमें है एपेटाइट का कुल संसाधन जो है आपको कितना है, 240 लाख टन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको, वेस्ट बंगाल में मिलेगा, दूसरे नंबर पे है झारखंड आता है, तीसरे नंबर पे आता है मेघालय। और रॉक फॉस्फेट का कुल संसाधन कितना है गाइस, ये रहा आपका 3,126 लाख टन है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है झारखंड, सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा झारखंड में, फिर मिलेगा आपको राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में है गाइस, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 8% है। ठीक है, आगे अन्य खनिज की बात करें तो भारत में बड़ी मात्रा में मिलने वाले अन्य खनिज, तो गाइस यहाँ पे लिखा है बोंटोनाइट, तो ये कहाँ कहाँ है, देखिए राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, जम्मू कश्मीर। फिर कोरंडम, तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। फिर है कैल्साइट, तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और गुजरात। फिर गाइस आपका है मुल्तानी मिट्टी, तो मुल्तानी मिट्टी भी देख लेते हैं, राजस्थान, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। फिर है गार्नेट या लाल मणि, तो है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है पायराइट, तो पायराइट में लिखा है बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। फिर लिखा है स्टीलाइट या सॉफ्ट स्टोन, तो यहाँ पे लिखा है राजस्थान, उत्तराखंड, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर है आपका वॉलेस्टोनाइट, राजस्थान, गुजरात। फिर है जेरिकोन में है गाइस केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा के समुद्र तटीय रेत। ठीक है, फिर आपका है क्वार्ट्स और सिलिका खनिज और ग्रेनाइट, लगभग सभी राज्यों में मिलेंगे आपको। संगमरमर मुख्य रूप से आपको राजस्थान में मिलेगा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, और क्या है जो स्टील है वो आंध्र प्रदेश, हरियाणा में मिलता है। फिर लिखा है यहाँ पे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, तो देश में पृथ्वी विज्ञान का जो है प्रमुख संगठन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सरकार, उद्योग एवं भूवैज्ञानिक क्षेत्र को पृथ्वी विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता है। तो राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना एवं ज्ञान के आधार को भूमि, समुद्री और क्या है हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से तैयार और अद्यतन करना और उसका प्रसारण करना GSI का प्राथमिक लक्ष्य है। तो GSI की वर्तमान गतिविधियों में सतह की मैपिंग, हवाई और दूर संवेदी सर्वेक्षण हो गया, तट से दूर सर्वेक्षण हो गया, खनिज और ऊर्जा संसाधनों का अन्वेषण हो गया, इंजीनियरिंग भूविज्ञान हो गया, भू तकनीकी जांच हो गई, फिर भू पर्यावरणीय अध्ययन हो गया, जल संसाधनों का भूविज्ञान, भू जोखिमों का अध्ययन हो गया, अनुसंधान और विकास हो गया, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण और जो है सूचना सेवाएं आदि शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 वैश्विक, तो इसमें है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का प्रकाशन 2007 से प्रतिवर्ष क्या है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO। फिर है आपका INSEAD यानी कि द बिजनेस स्कूल फॉर द वर्ल्ड, और इसमें लिखा है कॉर्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। भारतीय उद्योग परिसंघ
यानी कि CII इस सूचकांक के प्रकाशन में क्या है, ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल है। सितंबर 2020 में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया गया है और इस सूचकांक में 13वां मतलब ये क्या है, 13वां संस्करण है, 13वां वार्षिक संस्करण है। 2020 में वैश्विक नवाचार सूचकांक का केंद्रीय विषय क्या था, कौन नवाचार का वित्त पोषण करेगा, यानी कि हु विल फाइनेंस इनोवेशन। ठीक है, फिर लिखा है यह सूचकांक जो है 131 देशों को उनकी अर्थव्यवस्था में नवाचार प्रदर्शन के आधार पर है सूचीबद्ध करता है। तो इसमें क्या है, 80 संकेतकों को रखा गया है। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में 5 देश अगर हम बात करें, शीर्ष 5 देश में कौन कौन से आते हैं, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, USA है, आपका यूनाइटेड किंगडम है, UK और नीदरलैंड है। फिर लिखा है चीन जो है 14वें स्थान पे आता है और गाइज तो 14वें स्थान पर शीर्ष 20 नवाचारी देशों में शामिल एकमात्र उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था है। तो गैस इसमें क्या है, अंतिम 3 स्थानों पे कौन कौन है, येमेन है 131 और फिर है गिनी 130 और म्यांमार 129वें स्थान पे है। यानी कि टोटल कितने देशों की बात हो रही है, 131। तो गैस यहाँ पे लिखा है सूचकांक में भारत की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो 2020 में भारत का स्थान है 48, 2019 में था आपका 52, यानी कि यहाँ पे हुआ है सुधार। तो वैश्विक नवाचार दृष्टि से ब्रिक्स देशों की अगर बात करें तो भारत की स्थिति चीन यानी कि 14वीं रैंक है, रशिया यानी कि 47 के बाद तीसरी है। मतलब चाइना जो है, अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आपका यहाँ पे लिखा है रशिया और थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका इंडिया। फिर लिखा है दक्षिण अफ्रीका आपका 60वें नंबर पे, ब्राज़ील 62। तो गैस आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है भारतीय खान ब्यूरो, यहाँ पे हमारे पास है भारत में सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र लिखे हैं। दोस्तों एक बार आप इस मैप को देख लीजिएगा। देखिए अंबाला है, देहरादून है, चरखी दादरी है, आपका सवाई माधोपुर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, बनमोर है, लखेरी, सतना, मेहर, जबलपुर, डालमिया नगर। तो वैसे एक बार ये आप देख लीजिएगा, जैसे कि विशाखापट्टनम है, विजयवाड़ा है। ठीक है, आप एक बार इसको खुद से देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं भारतीय खान ब्यूरो। तो वर्ष 1948 में स्थापित भारतीय खान ब्यूरो खान मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी संगठन है। खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 3 सार्वजनिक उपक्रम यानी कि PSU है और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है। फिर लिखा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खनन एवं खनिज प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करेगा और मिनरल मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड खनिज की खोज के क्षेत्र में काम करता है। फिर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और इसका जो है पंजीकरण कार्यालय कहाँ है, पंजीकृत कार्यालय जो है भुवनेश्वर, कहाँ पे, उड़ीसा में है। और वर्तमान में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में है। फिर है इसमें लिखा है घरेलू विपणन के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर क्या है, उसको 11 गोदाम है। ठीक है, फिर लिखा है नालको देश में सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी है जिसने 1989 में क्या है, लंदन मेटल एक्सचेंज पर पंजीकरण कराकर बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखा था। फिर लिखा है कंपनी 1992 में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी कि जो BSE होता है ना, उस पर सूचीबद्ध है। जो जैसे आप स्टॉक की बात करते हैं, यहाँ पे शेयर्स की बात करते हैं, वहाँ की बात हो रही है। फिर लिखा है ISO 9001, ISO 14001। फिर इसमें लिखा है OHSAS 18000 और यहाँ पे लिखा है SA 8000 प्रमाणन के अतिरिक्त कंपनी ने ऊर्जा प्रमाणन प्रणाली के लिए क्या है, ISO 5001 मानक की भी अपनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL। तो गाइस यहाँ पे लिखा है HCL खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी है और जिसका गठन किया कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1967 में किया गया है और ये तांबे का पूर्ण रूप से उत्पादन करने वाली देश की एकमात्र कंपनी है। कौन सी, HCL। तो जो खनन और तांबे को क्या है लाभकारी बनाने से लेकर क्या है स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग और तांबे को बिक्री योग्य उत्पाद में ढालने तक सभी कार्य स्वयं करती है। तो मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि जो ये कंपनी है वो ISO 9001-2008 प्रमाणन के साथ देश में सार्वजनिक क्षेत्र की उत्कृष्ट खनिज अन्वेषण कंपनी है। 1972 में अपने गठन के बाद से कंपनी ने विस्तृत खनिज अन्वेषण एवं खान विकास की 1371
से अधिक परियोजनाएं पूरी की हैं और राष्ट्रीय खनिज भंडार में 160 अरब टन खनिज संसाधनों की वृद्धि की है। फिर लिखा जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर। तो जवाहरलाल नेहरू स्टील इंस्टीट्यूट भारत सरकार के खनन मंत्रालय और UNDP के संयुक्त उपक्रम के रूप में वर्ष 1989 में स्थापित उत्कृष्टता का केंद्र है और जिसका उद्देश्य भारत में उभरते आधुनिक एल्यूमीनियम उद्योग को अनुसंधान और विकास संबंधी सहायता उपलब्ध कराना है। और यह केंद्र वर्ष 1998 से काम कर रहा है। ठीक है, आगे लिखा है भारत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र। तो गाइस कौन कौन से हैं? श्रीनगर है, अमृतसर है, हिसार है, मोदीनगर है, दिल्ली, जयपुर, कोटा, ग्वालियर, गंगानगर, भीलवाड़ा, कानपुर, पटना, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, इंदौर, भोपाल, बुरहानपुर, आपका अहमदाबाद, पोरबंदर है, जामनगर, सूरत है। फिर यहाँ पे लिखा है नागपुर है गाइस, यहाँ पे कोलकाता, राजनंदगांव है, कटक है, मुंबई, पुणे, शोलापुर, वारंगल, हैदराबाद, काकीनाडा, गुंटूर, बेल्लारी, हुबली, बेंगलुरु, चेन्नई, कांचीपुरम, मैसूर, तो गाइस मैसूर है, कोयम्बटूर है, तंजावुर है, आपका तिरुनेलवेली है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे लिखा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में विश्व के 190 देशों को उनकी व्यवसाय संयुक्ता के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है। कितने देश है? 119। और ये रैंकिंग जो है डूइंग बिजनेस के 11 सूचकांकों में से श्रम बाजार के नियमन को छोड़कर जो है शेष 10 सूचकों के आधार पर तैयार की गई है। रैंकिंग में 86.8वां जो अंक प्राप्त कर न्यूजीलैंड जो है विश्व में सर्वाधिक व्यवसाय सुगम देश दर्ज हुआ है। मतलब फर्स्ट नंबर पे है न्यूजीलैंड, उसके बाद कौन से? सेकंड नंबर पे सिंगापुर, थर्ड नंबर पे हांगकांग। फिर इस रैंकिंग में डेनमार्क चौथे नंबर पे है, दक्षिण कोरिया आपका 5th नंबर पे है। और प्रमुख देशों में क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 6th, यूनाइटेड किंगडम 8th और ऑस्ट्रेलिया 14th, जर्मनी 22nd और रशिया 28th और फ्रांस है 32वें स्थान पर। सूची में सोमालिया की स्थिति सबसे नीचे है, यानी कि 190 पे है गाइस। इसके बाद हम इसके ऊपर देखते हैं तो यह है इरिट्रिया, फिर आता है वेनेजुएला, यमन, लीबिया 186 में। सबसे 72 व्यावसायिक सुगमता वाले देश हैं ये गाइस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की बात करें तो उसमें शीर्ष 5 देश अभी हम देख चुके हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क एंड दक्षिण कोरिया। फिर गाइस यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अंतिम 5 देश अभी देखा है, सोमालिया, इरिट्रिया, वेनेजुएला, यमन एंड लीबिया। फिर गाइस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है कहानी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पहुँचते हैं। तो इसमें अब बात करेंगे हम अपने ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग ब्रिक्स देशों की। अगर हम बात करें तो रशिया आपका है मतलब आपका 28वें स्थान पे, 31 पे चाइना है, 63 पे भारत है। टोटल कितने देश हैं? 190। ठीक है, 84 पे आपका है दक्षिण अफ्रीका, 124 पे है आपका ब्राज़ील। अंक आप देख लीजिए। फिर आप बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सार्क देशों की बात करेंगे। ठीक है, तो ये साउथ एशिया के देश हैं गाइस। तो देखिए 53rd पे है भारत, यानी कि इन सब में सबसे ऊपर है भारत। उसके बाद 89 पे है भूटान, 94 नेपाल, 99 श्रीलंका, 108 पाकिस्तान, 147 मालदीव, 186 आपका बांग्लादेश है, 179 अफगानिस्तान है। भारत में व्यावसायिक सुगमता की अगर बात करें तो भारत में 14 स्थानों की छलांग के साथ कितने कौन से स्थान पे आ गया है? 63rd। कब की बात हो रही है? 2020 की बात हो रही है। तो भारत जो है 3 वर्ष पूर्व यानी कि 130वीं रैंक पर था। आज कितने पे गए? तो ज़्यादा हो गया, यानी कि 63rd पे आ गया। तो इसने कहा तब शीर्ष 100 में शामिल होना भी एक क्या है? दिवा स्वप्न ही है, मतलब कि बड़ी बात है गाइस। परंतु 3 ही वर्षों में यह इतनी अच्छी स्थिति में पहुंच रहा है। तो अब शीर्ष 50 में पहुंच भी सामान्य माना जा रहा है। मतलब कि हाँ, ये पहुंच सकता है टॉप 50 में। ठीक है, इसके पीछे विगत वर्षों में किए गए अनेक सुधार रहे हैं। कारण है अनेक सुधार हुए हैं बहुत सारे। तो गाइस यहाँ लिखा है मानव विकास सूचकांक 2020। चलिए आइए देखें क्या लिखा है। तो लिखा है कि 15 दिसंबर 2020 को मानव विकास सूचकांक और संकेतक 2020 सांख्यिकी उद्यतन ठीक है जारी किया गया है। तो गाइस इसका है देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस एंड इंडिकेटेड 2020 स्टैटिस्टिकल अपडेट। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में जारी मानव विकास सूचकांक 2020
में वर्ष 2019 के आंकड़ों के आधार पर विश्व के 189 देशों के मानव विकास के स्तर का आकलन करते हुए उन्हें वरीयता क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। तो इस रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक यानी कि SDI के साथ साथ असामान्यता समायोजित मानव विकास सूचकांक IHDI, ठीक है, लैंगिक विकास सूचकांक GDI और लैंगिक असमानता सूचकांक GII भी प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त क्या है, इस रिपोर्ट में जनसंख्या, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, राष्ट्रीय आय, कार्य एवं रोजगार, सुरक्षा, श्रम एवं पूंजी की गतिशीलता आदि पर भी संकेतक जो है प्रस्तुत किए गए। तो वर्ष 2019 के आंकड़ों के आधार पर जारी वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक में विश्व के 189 देशों को क्या है, उनके प्राप्तांकों के आधार पर चार वर्गों तो सॉरी दोस्तों, इसके बाद एक और लाइन है, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। फिर उसके बाद लिखा है 0.804 या उससे अधिक HDI मूल्य वाले 66 देशों को अति उच्च मानव विकास वर्ग, 0.703 से 0.796 HDI मूल्य वाले 53 देशों को उच्च मानव विकास वर्ग, और यहाँ से यहाँ तक वाले 33 देशों को मध्यम मानव विकास वर्ग, और इतने यानी कि 0.554 से कम वाले 33 देशों को जो है निम्न मानव विकास वर्ग में रखा गया है। तो ये हो गई 4 श्रेणियाँ। आगे बढ़ते लिखा है वर्ष 2019 में संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक मूल्य जो है आपका है 0.737 है, जो वर्ष 2018 की तुलना में थोड़े सुधार को प्रदर्शित करता है। तो वर्ष 2019 में विकास औसत जीवन प्रत्याशा जो है आपकी 72.8 वर्ष जो है विश्व की अनुमानित स्कूलिंग अवधि आपकी 12.7 वर्ष है। औसत स्कूलिंग अवधि है आपकी 8.5 वर्ष है। और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की बात करें तो $16,734 आकलित की गई है, ठीक है, जहां हम इन सबसे बहुत ही दूर हैं गाइस, ठीक है। फिर लिखा है विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी नॉर्वे यानी कि 0.957 HDI मूल्य के साथ मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। इसके पश्चात आता है आपका आयरलैंड एवं स्विट्जरलैंड संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे है, जबकि हांगकांग, चाइना और गाइस इसके आगे भी एक लाइन है जिसमें लिखा है, जैसे हांगकांग लिखा है, चाइना लिखा है और आइसलैंड संयुक्त रूप से चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे कौन कौन है, हांगकांग है गाइस, ठीक है, और उसके बाद है आपका चाइना, उसके बाद लिखा है आइसलैंड है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। देखिए अब आपको मिलेगा यहाँ पे मानव विकास सूचकांक प्रमुख देशों की स्थिति की बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सारी कहानी देख लीजिए आप। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे SDI रैंक 2020 लिखा है, देश लिखा है SDI मूल वर्ष 2019 लिखा है। यहाँ पे लिखा है जन्म पर जीवन प्रत्याशा आपकी लिखी है 2019 के, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष लिखे हैं 2019 के, फिर स्कूल अवधि के औसत वर्ष लिखे हैं, और यहाँ प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय की जो बात करी है वर्ष 2019 की बात करिए। तो अभी जो हमें नहीं दिख रहा था वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है अति उच्च मानव विकास, ठीक है, फिर उच्च मानव विकास की बात करेंगे तो अति 4 श्रेणियाँ बताए ना। तो गाइस जो अंक तो अति उच्च मानव विकास की बात करते हैं तो ये इससे यानी कि 0.8 से अधिक या इतना और इतने इससे अधिक, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा। तो गाइस टॉप के देश देखें तो नॉर्वे आता है, फिर आयरलैंड आता है, देन स्विट्जरलैंड आता है, हांगकांग, चाइना आता है 4th नंबर पे। 4th नंबर पे है आइसलैंड भी है, UK आपका 13 पे है, आपका USA 17 और रशिया आपका 52nd नंबर पे है। बाकी गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर लिखा है उच्च मानव विकास जिसका जो है आपका 0.7 से लेकर 0.799 तक है। तो गाइस यहाँ पे जो है 72 पे आता है आपका श्रीलंका, देन 84 पे आपका है ब्राज़ील, देन 85 पे चाइना है, मालदीव है, फिर यहाँ पे 114 पे है दक्षिण अफ्रीका। फिर लिखा है मध्यम मानव विकास की बात करी गई है और निम्न मानव विकास की बात करी तो गाइस हम कहाँ आते हैं 131 रैंकिंग के साथ जो है भारत जो आता है आपका मध्यम मानव विकास के संग आता है। यानी कि अगर हम पॉइंट्स में बात करें तो ये है आपका 0. देखिए हमें कितना पॉइंट मिला है यहाँ पे 0.645 है। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास देखिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं जन्म पर जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं तो भारत की अगर हम देखें तो कितनी है 69.7 है। आगे हम अगर देखेंगे इस यहाँ पे लिखा है स्कूल अवधि अनुमानित वर्ष है और स्कूल अवधि के औसत वर्ष की अगर बात करें तो गाइस अगर हम अनुमानित वर्ष की बात करते हैं तो हमारा है 12.2 और औसत वर्ष की बात करते हैं तो 6.5 है। और अगर हम आय की बात करते हैं तो 6,681 है
इतने डॉलर में है गाइस ये, ठीक है। और टॉप पे गाइस यहाँ पे कितना है आपका 69,000 के आसपास है, हम है 6,000 के आसपास, ठीक है। अब है निम्न मानव विकास की बात करेंगे तो ये आपका 0.550 से कम है। और यहाँ पे क्षेत्र यानी कि रीजन्स की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे है अरब देश है, फिर आपका पूर्वी एशिया और प्रशांत देश आते हैं, फिर आपका यूरोप एंड मध्य एशिया आता है, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन आता है, दक्षिण एशिया, फिर उप सहारा अफ्रीका आता है गाइस। यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और इसके बाद आपका टोटल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा जो चैप्टर है वो होता है फिनिश, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। इस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा। कोई सजेशन हो या कुछ भी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के संग। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है गाइस। मेरा जो चैनल है वो है #UPPCS विद चौहान। तो दोस्तों अब क्या करेंगे हम, तो गाइस ये एक बार सिलेबस है जिसमें हम चैप्टर नंबर 18 कर चुके हैं। अब हम आते हैं, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारी चैप्टर नंबर 19 के संग, जो कि है आपका विधि और न्याय। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के संग। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।